वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे ट्विटर का नया लोगो मुतारफ़ हो चुका है और इसके साथ साथ ट्विटर का नाम भी तब्दील कर दिया गया है। जब से इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है ट्विटर को, तो हमने बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस देखे हैं। पहले वेरिफिकेशन का ख़त्म होना, फिर पेड वेरिफिकेशन का आना, फिर जितने लोग आपकी पोस्ट देख सकते हैं उसका महदूद हो जाना। सो बहुत से चेंजेस जो हैं इस दौरान हमने देखे हैं। अब ट्विटर का नाम ही तब्दील कर दिया गया है। लोगों पर आप एक्स देख सकते हैं और बहुत से लोग इस पर अपने अंदाज में अपने जो तासुरात हैं उसका इजहार कर रहे थे। सो वी थॉट कि आपके साथ शेयर किया जाए। असल में बाज़-औक़ात होता क्या है कि आपको एक चीज़ देखने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई होती है, तो वो जो नया चेंज होता है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता। सो बहुत से लोगों से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, के ये अभी जो चेंज है और ये जो नाम है, ये दिल और दिमाग में भी रच बस नहीं रहा, बट इसको बहरहाल चेंज कर दिया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी लाहौर के हवाले से। लाहौर में साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए बेसिकली एलडीए ने बड़ा फैसला किया है और शहर की मरकज़ी शाहराह पर साइकिलिंग लेन बनाने का फैसला किया गया है। इस पे जो वसाइल खर्च होंगे वो एलडीए की अपनी पॉकेट से होंगे और इसके लिए जो है वो इब्तदाई तौर पर अगर हम देखें, सो फेज़ 1 में मेन बुलेवार्ड पर साइकिलिंग लेन बनाई जाएगी। लिबर्टी गोल चक्कर से सिद्दीक ट्रेड सेंटर तक इंतहाई बाय लेन को साइकिल लेन के लिए मख्तस किया जाएगा। जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, जौहर टाउन, मेन बुलेवार्ड, गुलशन रावी पर भी साइकिल के लिए लेन बनाई जाएगी और मार्किंग भी कराने का फैसला किया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए साइकिल के हवाले से जो इवेंट्स हैं उनका भी इनकाद किया जाएगा। तो ये बड़ा ही खुशाइंद इकदाम है एलडीए की जानिब से। साइकिलिंग तो प्रमोट होगी ही साथ फिज़िकल एक्टिविटी जो आजकल के ज़माने में इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, सो उससे भी जो है वो ऑब्वियसली फ़ायदा मिलेगा और उसको भी प्रमोट करने के लिए लोगों को एक मोटिवेशन लेवल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और हम सब एलडीए के इस इकदाम को अप्रिशिएट करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अपने सेगमेंट की तरफ आएंगे और अभी हम अपने सेगमेंट में बात करेंगे कि ज़राअत के ज़रिए हम अपनी मईशत को, पाकिस्तानी मईशत को किस तरह से सहारा दे सकते हैं, किस तरह से तरक्की की जानिब गामजन कर सकते हैं। ज़राअत के ज़रिए पाकिस्तानी मईशत की तरक्की में 75 ईयर्स में हुकूमत ने पहला ज़रई कदम, मुख्तलिफ इकदामात, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिनमें से चंद जो हैं मैं क्विकली आपके साथ शेयर करूँगी, फिर गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाऊँगी। ज़रई कर्ज़ों में 450 अरब रुपए का इजाफा किया गया है और तकरीबन 5000 ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर तब्दील किया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो पौधे लगाने और खुश्क करने वाली मशीनों को हर किस्म के ड्यूटी और टैक्स से पाक किया जाएगा और मुख्तलिफ जो है इनिशिएटिव्स वो भी लिए गए हैं, वो हम आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ चेयरमैन फूड ब्रदर्स ग्रुप पाकिस्तान जावेद सलीम कुरैशी साहब शो में मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर के लिए, बिकॉज एग्रीकल्चर का पाकिस्तान की मईशत में बहुत बड़ा किरदार है, नो डाउट, सो ज़राअत के हवाले से जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, एग्रीकल्चर के ऊपर जो आज तक 75 साल पहले काम हुआ है ना, तो वो सिर्फ टीवी खबरनामों तक महदूद था या तकरीरों तक महदूद था कि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, मईशत की रीढ़ की हड्डी। लेकिन प्रैक्टिकली पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए तकरीबन 1700 अरब का बजट एलोकेट किया है, जो इस वक्त बजट असेंबली में पेश हुआ। दिस शोज द पॉलिटिकल विल और एलोकेशन ऑफ द फंड्स। अब बजट में जब फंड्स एलोकेट हो गया तो उसके बाद बाकी सारे लोग मुतफिक हैं और इसके अंदर जो कुछ चीजें आपने एक्सप्लेन की हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत कम है। बहुत ज्यादा बजट के अंदर जो है ना, वो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको फार्मर तक पहुंचाए आप पूरी खबर को। बेसिकली 50,000 ट्यूबवेल जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं सोलर के ऊपर और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो मशीनरी के लिए जितने टैक्सेस ड्यूटीज थी वो सारे माफ कर दिए हैं एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए, मैकेनाइज करने के लिए इसको। फिर जो फार्मिंग लोन है उसके अंदर तकरीबन गवर्नमेंट ने कोई 500 अरब का इजाफा किया है और उसके बाद उसको अपनी फसल को बढ़ाने के लिए कोई और उसको अगर चीजें दरकार है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अपने फंड्स रखे हैं। फिर गवर्नमेंट इससे सब बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये भी ले रही है कि जो हमारे फार्मर्स, छोटा फार्मर है, इसको डेवलप करने के लिए क्लस्टर डेवलप किए जा रहे हैं मुख्तलिफ जो है वो यूनियन काउंसिल के लेवल पे, ताकि छोटा फार्मर जो है उसको भी सही और खालिश बीज मिल सके, सही अद्वियात मिल सके और सस्ती मिल सके।
और उसके लिए जिस वक्त वो वहां फार्मर कम्युनिटी बैठेगी, अगर वहां पे वो जो गवर्नमेंट क्लस्टर डेवलप कर रही है उस क्लस्टर के अंदर जब एक गांव में अगर 1500 एकड़ जगह है तो 5-6 जो गांव मिलके उस पे अगर लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो तकरीबन 6-7 हजार एकड़ की बात करेंगे। जब 6-7 हजार एकड़ की उन्होंने दवाई खरीदनी होगी, बीज खरीदना होगा, फर्टिलाइजर खरीदनी होगी या कोई और चीज खरीदनी होगी, तो वो जब वहां पे उनके सामने कंपनी जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो कीमतें उनको कम करेगी, और जो कीमत कम बिल्कुल होगी मैं ठीक। आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कम से कम 50% कीमत कम होगी जिसपे फार्मर आज खरीद रहा है। और ये तो बड़ी सोच खुशाइन यही बात होगी फार्मर्स के लिए भी, पाकिस्तानी एग्रीकल्चर के लिए भी ऑब्वियसली। अच्छा, इससे हवाले से मैं एक और चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो लैंड मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जा रही है, ये बेसिकली ये सिस्टम क्या है और इसके बेनिफिट्स अल्टीमेटली क्या होंगे? लेकिन आप मैं स्मॉल फार्मर के लिए तो ये रखा है। अब गवर्नमेंट ने एक इन स्मॉल फार्मर के लिए एक प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड एजुकेशन सेंटर बनाने शुरू किए और उसको उन्होंने कॉर्पोरेट फार्मिंग का नाम दिया है। उस कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर जो है हर चीज मैकेनाइज्ड होगी। अब वो जो उसके अंदर जो मैकेनाइज होगी, हमारी जो फसल हमारी जो ज़राअत है, आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो पैसा हम अपनी ज़राअत से कमा रहे हैं उसमें, और अगर दुनिया जो ले रही है, जो दुनिया ले रही है ना, उसका अगर दुनिया जो ले रही है उसका हम अगर 25 से 30 बार और लेना शुरू कर दें अपनी ज़राअत से, उतना ना लें तो उसका सिर्फ 16 अरब डॉलर बनता है। उसका जो तखमीना है पूरा हमारा पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का। आप ये बताएं कि दुनिया के तरफ ना जाए, दुनिया से 20-25% ही उनको कॉपी करते हैं। अगर हम तो अगर 16 अरब है तो मुझे ये बताएं 4 अरब के कशकोल लेकर पूरी दुनिया फिर और लोगों ने 4 अरब नहीं डाला हमारे कशकोल में। और ये जो फसल है ज़राअत की, इसको आप 100 दिन के बाद आपको $8 बिलियन आपकी जेब में जा सकता है, और 16 सही। बिलियन डॉलर जो है ये आपके साल के आखिर में। तो इससे फास्ट ग्रोइंग डॉलर्स इकोनॉमी जो है ना और कोई नहीं बन सकती ज़राअत के अलावा। अब ये जो आपने बात की इसकी, तो ये जो क्लस्टर बड़े डेवलप हो रहे हैं इस वक्त, कल इफ्तार भी हुआ फिरोवाल के अंदर एक फार्म का जो आमी उसको रन कर रही है, तो उसको उसको भी देख के कुछ थोड़े से मतलब ये वहां पे जो दाएं बाएं की जितनी ज़राअत होगी जब वो देखेगी कि कॉटन वहां से 60 सही। मन 70 मन निकली है और वीट जो है वो वहां पे 40-50 मन ले गए हैं, तो इंशाल्लाह उसको देखते हैं वो भी अपने आप को मैकेनाइज करेंगे और मैकेनाइज करने के बाद उसको आगे लेके चलेंगे। अब बिल्कुल इसमें ठीक जो हो गया। सबसे इसमें सबसे जी। अहम बात जो है कि पाकिस्तान के पास बीज नहीं है, किसान के पास। ये हमने मैं इसी उसको पर ही आ बीज रही के थी कि जब ज़राअत में हम बेहतरी लाने की बात करते हैं तो बिल्कुल इसमें जो बीज हैं, सीड्स, उनका भी बड़ा कलीदी किरदार आता है। तो ये बीजों पर किस तरह से काम किया जा रहा है? हाँ, लेकिन अब आप जब मैं बीज की बात करूं तो आप जरा देख लें कि जो सारे गवर्नमेंट आप सुनते होंगे जी सब्सिडी दे दो जी बीज पे, आप पानी पे दे दो, आप फर्टिलाइजर पे दे दो। कभी कभी मकई के किसान ने सब्सिडी मांगी है गवर्नमेंट से? कभी नहीं मांगी, इसलिए कि उसकी पैदावार उस बीज में ताकत इतनी है, उसकी जो पैदावार आती है वो इतनी होती है कि उसका खर्चा निकाल के प्रॉफिट उसकी जेब में आता है, जिससे वो अपने बच्चों को पालता है और अपने आप को। अब हमें दुनिया में बेहतरीन सीड मौजूद है, हमें अपने सिस्टम को खोलना है ताकि वो आए पाकिस्तान के अंदर, और जब वो सीड आएंगे तो फिर ये आगे हमने रोका हुआ है, हमने हमने उनको उनके ऊपर बैन लगाया तो पाकिस्तान में उनकी एंट्री को बंद किया हुआ है। आप मुझे बताएं वो जो सीड अवेलेबल है पहले तो उनको इस्तेमाल करें। मसलन कॉटन में आपके बड़े अच्छे सीड अवेलेबल है, आपको 50 से 60 मन प्रोडक्शन पे ले जाए, पाकिस्तानी 122 मन पे बैठे। अब ये अगर डबल हो जाए तो सोचें कि रेवेन्यू कितना बनता है। इसी तरह आप अगर कैनोला की या केजोला की बात करें तो केजोला के अंदर भी ये पोटेंशियल मौजूद है, जो नया सीड इस वक्त तैयार लोकल कंपनियों ने किए हैं कि उसका पोटेंशियल 25 मन। अब 8,000 रुपये मन अगर उसका बिकेगा जाके किसान का तो उसकी जेब में 2-2.5 लाख रुपए जाएगा। तो हमें ये सबसे पहले ये काम जो गवर्नमेंट को इसको अगर ज़राअत को आगे लेके जाना है तो हमें सीड सिक्योरिटी करनी है। हम फूड सिक्योरिटी पर सीड सिक्योरिटी के थ्रू पहुंचेंगे। जब फूड सिक्योरिटी होगी तो ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी होगी। ये कल चीफ साहब ने स्पीच और करते इस हुए कहा हवाले से कि जावेद साहब, किन बीजों पर काम किया जा रहा है राइट नाउ? अच्छा, इसके इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस वक्त सारे बीजों पे काम हो रहा है, लेकिन हमें करते भी रहना चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि जो जो इस वक्त सीड दुनिया में बेहतर तौर पे इस वक्त पैदावार दे रहे हैं, हमें उन सीड्स को लेके फॉरन शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पे उसको लेके आना चाहिए
बाकी 75 साल से हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, जरा उनको किसी को बुला के पूछ लें कि बताएं कौन सा सीड दिया जो दुनिया का मुकाबला करता है। ये नहीं है कि जो पाकिस्तान के फार्मर को हमने जो ये वैरायटियां दी है, भाई ये बताओ कि दुनिया में उसकी यील्ड कितनी ली जा रही है और आप कितनी यील्ड लेके दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो सीड के ऊपर सोल्यूशन ये है कि जो सीड अच्छी पैदावार नहीं दे रहे पाकिस्तान में, इसको फौरी तौर पे हमें इंतजाम करना चाहिए कि ये पाकिस्तान में किसान के पास ला के दे। ये है सरकार का फर्ज। और बिल्कुल जब ये ठीक। सरकार ये फर्ज अदा कर लेगी, कानून अपने अपने कानून साजी को ठीक कर लेगी, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर वो किसान इनसे सब्सिडी नहीं मांगे, वो आंखें बंद करके अपनी फसलें लगाएगा। लेकिन आपको क्या जो लगता है इस प्रॉफिट तरह हो, से जो इकदामात कुछ आपने भी गिनवाए हैं और आपने कहा कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुली बीज चल रहे हैं उन पर काम किया जाए, आपको क्या लगता है इससे पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार कितना इजाफा हो सकता है? लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि दुनिया पूरी के अंदर आज हम बहुत तनकीद कर रहे हैं अपने कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर। मुझे चाइना का बता दें, मुझे इंडिया का बता दें, मुझे दुनिया में जिन मुल्कों ने तरक्की की है ज़राअत के अंदर, क्या वहां पे इस तरीके से काम नहीं हुआ? हमने तो शुरू ही नहीं किया था, आप शुरू करने लगे। लेकिन जो हमारे प्रोपेगेंडा सेल है वो पता नहीं कितने बड़े हैं कि काम का पता नहीं है, तनकीद करने के लिए आ जाते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का स्कोप इतना बड़ा है, आप यकीन करें कि इससे जल्दी इकोनॉमी रिकवर ही नहीं हो सकती। 100 दिन के बाद मुझे बताएं कौन सा काम है, कोई इंडस्ट्री मुझे बता दे कि 100 दिन के लेकिन बाद लेकिन वो। इसमें अगर जावेद साहब, अगर हम ये बीजों की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में इनिशियली और फौरी तौर पर किन बीजों पर काम होना चाहिए और फिर कितने अरसे में ये जो बीज हैं ये तैयार हो जाते हैं? देखिए, मैं पहला ये आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो दुनिया में बेस्ट सीन पड़ा, पहले शॉर्ट टर्म सोल्यूशन उसको लेके आओ। अब मैं बात करता हूँ, जो आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मुझे कि कितने अर्सा लगेगा। ये सीड डेवलपमेंट जो है वो एक दिन का काम नहीं, ये जेल में रखे। सीड जो डेवलप करना होता है आपने किसी मुल्क की इन्वायरमेंट के लिए, उसको कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं, ये जेल में रखें। और जो ये कह रहे हैं कि अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट को सारा दें, वो आपको करके देंगे, 75 साल में नहीं दे सके, कहाँ से ला के देंगे हम? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको बंद कर दें, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ हमें चाहिए क्या इस वक्त, हमें वो सीड चाहिए किसान को जो जब जब गंदम की फसल पक रही हो तो वो हीट टॉलरेंट। होता ये है कि जब गंदम की फसल पकने लगती है, इस साल माशाल्लाह मार्च का महीना ठंडा रहा है तो आपकी पैदावार फी एकड़ पैदावार 40 मन के ऊपर चली गई है, वरना यही पैदावार 28 मन थी। अब ये हमारे पास हीट टॉलरेंट सीड नहीं है, ये हीट टॉलरेंट होना चाहिए। कॉटन के लिए भी हमें हीट टॉलरेंट, जो मौसम क्लाइमेट चेंज हुई है, हर फसल में हीट टॉलरेंट आना चाहिए और उसके बाद ड्राउट टॉलरेंट होना चाहिए। ये दो चीजें बुनियादी हैं जो हमने अपने बीज के अंदर डाली, और अगर जब हम डाल के निकलेंगे तो उसके 5-6 साल की देर हो चुकी है। दुनिया में जहां पे रहा है उसको उठा के लाए और लगा, और फिर आप देखेंगे पाकिस्तान की मैशत किस तरह उड़ने लगती है और किस तरह हवा में जाके हम भी दुनिया की कौम में बैठने कशकोल की साइड तोड़ेंगे बाहर। और फिर हम भी, हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट होगा जब किसी जगह उतरेगा तो फिर वो देखेंगे कि इस कौम ने 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर अपने आप को कहाँ से कहाँ यानी आगे आपको ले इसमें गई। बहुत ज़्यादा ये पोटेंशियल नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, एक और ये कि जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत से ममालिक इस वक्त ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे। कुछ आप नुमाया नाम ले सकते हैं, कौन कौन से ममालिक इस वक्त ऐसे हैं? देखिए, इसमें जो मिडल ईस्ट सारे का सारा, इससे फूड, पाकिस्तान इज अ फूड बास्केट। ठीक आप है। ये देखें कि वो अमेरिका से मंगवा रहे हैं जहाज। भाई अमेरिका से क्यों आए? पाकिस्तान के साथ यहाँ पे हम ऊँटों पे लाद के भेज दें तो उससे पहले वहां वहां पे मिडिल ईस्ट में पहुंच सकता है हमारा जो फूड है। तो ये ऊँटे तो नहीं, ऊँटों का दौर तो नहीं है ना, अब तो लॉन्चों का दौर है और या जहाजों का दौर है, हवाई जहाज का दौर है, घंटों में पहुंच सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर, जो नया गवर्नमेंट अदारा डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, उसके जरिए ये भी काम मार्केटिंग का भी है। और ये मार्केटिंग सब चीजें हमारे पास यही है, हमारा जो मिडिल ईस्ट का सारे का सारा, ये सारी फूड बास्केट बाहर से लेके आ रहे हैं। अगर ये फूड बास्केट इधर चले जाए तो उसका अगला फायदा क्या होगा? इनको तो फायदा होगा ही जहां पे ये फूड बास्केट जाएगी। पाकिस्तान के किसान को उससे बड़ा फायदा होगा, क्यों जब बेचारा फसल ज्यादा उगा लेता है तो मार्केट के माफिया आ जाते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं और कीमत कम कर देते हैं, और वो माफिया अपने वक्त पे उसको रिलीज करके हाई प्रॉफिटेबिलिटी कमा लेते हैं। जिसने लगाई है फसल उसको नहीं प्रॉफिट मिल रहा होता, जो माफिया आया उसको मिलता है। जब हमारे पास में बाहर आउटसाइड सप्लाई ज्यादा हम भेज सकेंगे, एक्सपोर्ट कर सकेंगे, वहां से डॉलर भी आएंगे, डॉलर के सही। साथ साथ मार्केट का मैकेनिज्म देखो,
बिल्कुल ठीक। एक आखिरी तो सवाल मैं किसान आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस वक़्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो ज़राअत के शोबे में बेहतरी के लिए क्या-क्या इक़दामात जो हैं वो किए जा रहे हैं? देखिए, मेरा ख़्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर कट फ़ोकस और फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर कट फ़ोकस है। क्योंकि उनको दोनों गवर्नमेंट को ये नज़र आ गया है कि यही एक रास्ता है पाकिस्तान को बचाने का और इक़दामात क्या कर रहे हैं, वो सारे ये जितनी मैंने बातें की हैं मीटिंग्स हो रही हैं, मैं भी उन मीटिंग्स का हिस्सा हूँ और उसके अंदर मेरा अपना ख़्याल है कि ये सारे के सारे सीड की बेहतरी के लिए और मैकेनाइज करने के लिए और उसको पानी की अवेलेबिलिटी के लिए और किसान के अखराजात को कम करने के लिए, फी एकड़ पैदावार को ज़्यादा करने के लिए, वो सारे इकदाम बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि अगले 15 दिन बड़े अहम हैं ज़राअत के लिए। अगर जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, अगले 15 दिन में ये सारे फैसले अब आप तक पहुँच जाएँगे कि ये इसके लिए गवर्नमेंट ने फंड्स रखने के साथ-साथ जो हर्डल्स थी, जो स्पीड ब्रेकर्स थे, स्पीड बैरियर्स थे, उनको कितना कम किया और इंशाल्लाह ज़राअत बड़ी आगे बढ़ती चीज़ें है। जो हैं वो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इख्तियार कर लेंगी। थैंक यू सो मच जावेद सलीम कुरैशी साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स ब्रेक के बाद हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो दिखाना चाहेंगे जो कि बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसहरा के एक गांव की है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस नौजवान सैलाब में फंसे 2 बच्चों को बचा रहा है। बेसिकली हुआ क्या कि ये 13 और 14 साल इन दोनों बच्चों की एज है। बकरियों के लिए पत्ते काटने के लिए ये गए थे और अचानक खट्टा का ये मकाम है, गांव का ही एक मकाम है जहां पर अचानक से सैलाबी रैला आ गया और बच्चे इसमें फंस गए। तो वाक़े की इत्तला मिलते ही ये जो कांस्टेबल था इसने अपनी जान की परवाह नहीं की और इस रैले में कूद पड़ा और रस्सी की मदद से इन दोनों बच्चों की जान बचाई गई। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग, खूबसूरत किस्म के ये मनाजिर हैं और ऑब्वियसली थोड़े मतलब मुश्किल भी ऑब्वियसली पेश आई होगी और मुश्किल के साथ साथ ये इतना कोई आसान काम तो था नहीं। तो जिस अंदाज में ये हिम्मत का मुजाहरा किया, सो ये कांस्टेबल ऑब्वियसली दाद का मुस्तहिक भी है और इसको अप्रिशिएट किया जा भी रहा है, किया जाना चाहिए भी। और ये वीडियो अच्छी खासी जो है वो वायरल हो चुकी है। बहुत ही हिम्मत का ये काम है जो इन्होंने सर अंजाम दिया। सो वी थॉट कि हम आपके साथ ये वीडियो जो है वो शेयर करें। एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड अपने सेगमेंट की तरफ आएंगे और आज 25 जुलाई डूबने से बचाव का आलमी दिन बनाया जा रहा है, वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं और स्पेशली जो अभी मौसम चल रहा है, ये गर्मियों का मौसम और फिर जब मानसून की बारिशें होती हैं तो ऑब्वियसली कुछ जगहों पे तो अर्बन फ्लडिंग होती है, लेकिन सैलाब में भी तुगयानी के बायस जो है वो सैलाब आते हैं। लास्ट ईयर भी हमने बहुत से सैलाब, बहुत मतलब बड़ा सैलाब पाकिस्तान में देखा जिसकी वजह से 1/3 जो हिस्सा था पाकिस्तान का वो पानी में डूबा रहा। होता क्या है जब इस तरह से अर्बन फ्लडिंग होती है या सैलाब आते हैं, सो बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हारते हैं डूबने की वजह से, बिकॉज़ हमारे यहाँ पर स्विमिंग का कॉन्सेप्ट इतना कॉमन नहीं है, जो तैराकी है वो सिखाई नहीं जाती। तो एक तो इसका पर्सपेक्टिव ये है और आज का दिन मनाने का मकसद भी बेसिकली यही है कि जो स्विमिंग है उसको बेसिकली प्रमोट किया जाए बिकॉज़ जो डेटा हमने पिछले सालों का उठाया उसमें जितने भी लोग जिन्होंने ज़िंदगी की बाजी हारी क्योंकि उनको तैराकी नहीं आती थी, उनमें सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की थी या कम उम्र नौजवानों की थी और उनका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस था वो कम था। सो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इनका ताल्लुक था। कुछ डेटा हमारे साथ रेस्क्यू पंजाब की तरफ से आया है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि इस साल 687 ड्रॉनिंग इमरजेंसीज पे रेस्क्यू 1112 इमरजेंसी सर्विसेज फराहम कर चुका है। 495 अफराद की ड्रोनिंग में अमवात वाक़ हुई। सबसे ज़्यादा 381 डूबने की इमरजेंसीज के वाक़यात नहरों पे रिपोर्ट हुए, यानी कि ये मामलात अर्बन फ्लडिंग और सैलाबों तक महदूद नहीं बल्कि ऐसे लोग जो नहरों पर नहाने जाते हैं उनके साथ भी ऐसे हादसा पेश आते हैं। सो मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए डीजी रेस्क्यू पंजाब 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब सबसे पहले वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे, इसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इस पर इब्तदा में ही थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। जी अ, ये दुनिया में इस दिन को जो है 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा की एक रेजोल्यूशन आई, वो ये देखते हुए आई कि जो यंग बच्चे थे उनमें सबसे ज़्यादा जो डेथ होने के वाक़यात थे वो इस वजह से हो रहे थे।
तो वहाँ पे इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की कि हमें ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे जो है वो 25 जुलाई को जो है वो मनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ इसकी अगर आप टाइमिंग देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है टाइमिंग कि यहाँ पे आप इन दिनों में सैलाब आ रहे होते हैं, इन दिनों में ज्यादातर तो ऐसी सूरत हाल बनी होती है। तो इसी लिहाज से ये दिन एक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से इसको एक आलमी दिन के तौर पे डूबने से रोकथाम के लिए जो है वो मनाया जाता है। अब मैं यहाँ पे चंद चीजें क्लियर करता चलूँ। रेस्क्यू 1112 एक जदीद पाकिस्तान में पहली इमरजेंसी सर्विस बनी जो कि तमाम इमरजेंसी चाहे हादसा हो, मेडिकल इमरजेंसीज हो, घर मुनज़्ज़म हो जाए, डूबने के वाकयात भी हमने 2010 में सैलाब को पहली बार रिस्पॉन्ड करना शुरू किया और आज तमाम ऐसी सिचुएशंस को हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और अब तक अगर मैं टोटल नंबर देखूं तो 16,708 डूबने के वाकयात हैं जिसमें हम रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। ये ज्यादातर जो है वो वाकयात रूरल एरिया में होते हैं, यानी कि गांव वगैरह में जहाँ पे लोग दरिया पे चले जाते हैं नहाने के लिए या नालों में चले जाते हैं नहाने के लिए और वहां पे सही हिफाजती इकदाम अपने नहीं रखते, यानी उन्होंने कोई लाइफ वेस्ट नहीं पहनी होगी, कोई उनके पास ट्यूब नहीं होगी जिससे जो है वो उसके बगैर चले जाते हैं। तैराकी भी सही तरह नहीं आती और अगर आती भी है तो मैं उन सबसे ये अपील करूंगा खुसूसी तौर पे अगर आजकल के दिनों में जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है वहां पे मेरी दो चीजों पे खुसूसी तौर पे लोगों से अपील होगी। रेस्क्यू आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आज एक जदीद निजाम एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर, जो कहते थे कि पाकिस्तान में नहीं बन सकता, ये अमेरिका यूरोप नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि आज ऐसा निजाम है और आपकी एक कॉल इमरजेंसी नंबर पे अगर आए 1112 पे तो फौरन हम रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा अपनी जिंदगियों को खतरे में मत डालें और इस पे दो चीजें बहुत जरूरी है। नंबर एक, जो शहर के लोग हैं वो अगर बारिश हो रही है और तेज बारिश है तो तब तक बहुत जरूरी नहीं है ना निकले और खुसूसी तौर पे उस एरिया में जहाँ पे पानी खड़ा है उस एरिया में मत जाए। थोड़ा लंबा रास्ता ले लें लेकिन अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालें कि जी थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा तो इसलिए पानी में से गुजर जाओ। हो सकता है वहां पे कोई गटर खुला हुआ हो पानी के खराज के लिए या कोई ऐसी चीज उन्होंने की हो जिससे पानी निकालने के लिए उन्होंने वहां पे खोला हो ड्रेन को, तो वहां पे आप जाके गिर जाए और आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसी चीज को अवॉइड करें। दूसरा जो मैं है मेरा पर्टिकुलरली जो लोग सैलाब जो दरिया के किनारे हैं या दरिया के जो पेट में बैठे हैं उनसे मेरी अपील होगी कि जब आपको हुकूमत एक और अलर्ट आ जाता है जिले इंतजामिया की तरफ से या हमारे जिले इमरजेंसी ऑफिसर की तरफ से तो और पीडीएम में वार्निंग इशू कर देता है, तो ऐसी सूरत हाल में उन एरियाज को छोड़ जाए। अगर आपने वहां पे से टाइम से निकल जाएंगे कुछ अरसे के लिए वहां पे दूर ले जाएंगे अपने माल मवेशी तो आपकी जिंदगी जानो माल दोनों चीजें बच जाएंगे। तो अपनी जिंदगियों को खतरे में मत डालें। और आज टाइमली इवैक्यूएशन की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ एक हमारी जो है वो डेथ हुई है जो ये रिवराइन एरिया में, चूंकि हमने चाहे रावी में पानी आया तो हमने या सतलुज में पानी आया हमने कसूर में इवैक्यूएशन कराई, रावी में आया नारवाल में हमने टाइमली इवैक्यूएशन कराई, चिनाब से आया तो वहां पे भी हमने सारी इवैक्यूएशन कराई है टाइमली। लेकिन ये जो हमारी एक दूसरी डेथ हुई उसमें वो उनको पहले निकाल चुके थे, वो फिर शख्स जो है बगैर बताए वापस चले गए कि जी मैंने अपनी कुछ चीजें लेने वापस जाना है। तो इस किस्म की चीजें अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालें। जब आपको वार्निंग इशू हो गई है तो उस वक्त बर वक्त वहां से निकल जाए। दूसरी चीज जो है जरूरी है कि पाक लाइफ सेवर हमारा प्रोग्राम है उसको डाउनलोड कर लें ऐप, जहाँ पे आप इतना सोशल मीडिया लगाते हैं तो वहां पे जो भी ऐसा ड्राउनिंग विक्टिम मिले उसको कम से कम चाहे आधा घंटा भी आपको सीपीआर करनी पड़े तो आपके एक या दो फ्रेंड्स हैं वो टर्न लेके करें। आपने 100 बार उसकी चेस्ट को 2 इंच जो है वो मुसलसल दबाना है 1 मिनट में 100 से 120 बार और इसकी बार बार इसकी प्रैक्टिस करें और उस लाइफ सेवर ऐप पे जाके जो है इसको सीख लीजिए। हो सकता है आपका ही कोई दोस्त कल को डूब रहा हो आप उसकी जिंदगी बचा लें। तो ये 3-4 चीजें हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक और चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि हम जब स्टैटिस्टिक्स उठाते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स तो बहुत से बच्चे इस तरह के हादसात में ज़िंदगी की बाजी हारते हैं। आपको क्या लगता है कि इसकी बुनियादी तौर पर वजह ही सिर्फ ये है कि बच्चों में स्विमिंग का कॉन्सेप्ट इतना कॉमन नहीं होता या उनको तैराकी सिखाई नहीं जाती, बड़ी वजह ये है? और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं जब इस तरह के हादसात में लोग ज़िंदगी की बाजी हारते हैं तो पाकिस्तान इसमें मतलब क्यों मतलब इसमें प्रोमिनेंट एक नाम है? यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या स्विमिंग बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है या वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो वहाँ पर प्रिवेंशन बर वक्त हो जाती है?
देखिए 2-3 चीजें हैं। जो सबसे पहली चीज है वो ये, ज्यादातर इस किस्म की जितनी हम बात है पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ही होता है, और उसमें 5 से लेकर 14 साल की उम्र तक ज्यादातर जो है वो ज्यादा ससेप्टेबल है। ये यंग एज होती है, बच्चे जाना चाहते हैं, स्विमिंग सीख भी रहे होते हैं, सीखने के दौरान भी डेथ होती है। लेकिन ज्यादा हमने ये ट्रेंड देखा है कि ज्यादातर ये जिन एरियाज में भी, खासतौर पे गर्म एरियाज पे जहाँ पे टेंडेंसी होती है कि बहुत गर्म जो है वो गर्मी है, उसकी वजह से लोग नहरों पे, दरियाओं पे, अगर उनके करीब है वहां पे नहाने चले जाते हैं गर्मी की वजह से। इन एरियाज में ज्यादा ऐसे डूबने के वाकयात होते हैं। यूरोप में जहाँ पे पहले ही पानी बहुत ठंडा है, वहां पे ऑब्वियसली कोई भी जाते हुए जो है वो सोचेगा। लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है वहां पे, और आपके पास जो वहां पे लोग की टेंडेंसी होती है कि वो नहरों पे और दरियाओं पे जाते हैं और हिफाजती इकदाम को मद्देनजर नहीं रखते। वहां पे पता नहीं होता कि दरिया की कितनी गहराई है, जाते जाते एकदम तो डीप एरिया में चले जाते हैं, और वहां पे फिर ये सबसे ज्यादा जो है ऐसे वाकयात जो है वो होते हैं। तो ऑब्वियसली उनको स्विमिंग भी सीखनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हिफाजती इकदाम मैंडेटरी है। हो सकता है आप स्विमिंग बहुत अच्छी जानते हो, लेकिन आप सैलाबी पानी में जा रहे हैं जहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज है, या आपको कोई क्रैम्प पड़ जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो हिफाजती इकदाम जरूर इस्तेमाल करें। आई थिंक लाइफ वेस्ट का मैंडेटरी इस्तेमाल करें। पानी अगर बहुत तेज बहाव है ऐसे पानी में मत जाए। तो ये चंद हिफाजती इकदाम जो है वो बहुत जरूरी है ताकि आप की जान महफूज रहे। हमारे लिए इतना डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है, ये आप सोचे पूरा उसका खानदान आके बैठा है कि जी हमें किसी तरह उसकी बॉडी मिल जाए, हम उसको दफना दें। 2-2, 3-3 दिन, समटाइम 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर जाके बॉडीज मिलती है, उस गर्मी में, उस हबस में हमारी रेस्क्यू टीमें जो है काम कर रही होती हैं। और अब तक अगर आप देखिए कि 16,708 डूबने के वाकयात हैं जिन पे हम रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। और ये उन दरियाओं में सर्च करना जहाँ पे हमारा मिट्टी वाला वो पानी है, जहाँ पे नजर भी नहीं आता, कितना मुश्किल है आप उससे अंदाजा कर सकते हैं। तो मेरी लोगों बिल्कुल से ठीक। अपील है। अच्छा, एक 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 डॉक्टर साहब, ये भी चीज़ है कि देखिए, एक तो सैलाबी पानी या अर्बन फ्लडिंग में मुख्तलिफ हादसात और फिर लोगों का चले जाना, लेकिन एक और जिस तरह से हम नहरी पानी में या नहरों में, हमारे यहाँ पर गर्मियों में नहाने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है इस पर बैन नहीं होना चाहिए, या वहाँ पर अगर लोग स्विमिंग कर भी रहे हैं, नहा भी रहे हैं, तो फिर वहाँ पर कोई लाइफ सेफ गार्ड्स होने चाहिए, या कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों की ज़िंदगियों को जो है वो उनकी प्रोटेक्शन एक्चुअली में मेक श्योर की जा सके? जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। देखिए पहली तो चीज ये है कि अगर एक बहुत गर्म मौसम चल रहा है तो लोग इतने उस वक्त ऐसी सूरत हाल में होते हैं कि ऑब्वियसली वो किसी न किसी जगह पे, कोई अगर नहरी एरिया है या कहीं पे, वो जाने की कोशिश करते हैं कि वहां पे जाके नहाएं। बेहतर ये है कि हमारे जो एरियाज मार्क कर दिए जाएं और वहां पे पहले से लाइफ गार्ड मौजूद हो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया हो भी, या कोई बगैर लाइफ वेस्ट के पानी में जाने की कोशिश कर रहा है, या कोई वहां पे एहतियात नहीं कर रहा, तो वो पहले एहतियाती तदाबीर ले लिए जाए और ऐसे डेजिग्नेटेड एरियाज को डेवलप कर दिया जाए, और रिक्रिएशनल भी हो जाएंगे, और साथ ही साथ वहां पे हम सेफ्टी के इंतजाम को भी जो है वो हम फॉलो कर सकेंगे। लेकिन मैं जो ज्यादातर डूबने के वाकयात देखता हूँ वो ये रूरल एरियाज में, जहाँ पे के कोई दरिया है या कहीं नहर गुजर रही है और वहां पे गाँव के एरिया में कोई चला गया है, जो अक्सर उनकी होती है, आना जाना उनका चूंकि लगा रहता है, वहां पे ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलती है। तो वहां पे हमें यहाँ पे जो है ना, लोग बगैर देखे वहां पे वो चले गए, या उसने कोई एहतियात नहीं की, और फिर ऐसी सूरत हाल में ज्यादा डूबने के वाकयात हमें वहां पे रूरल एरियाज में खासतौर पर बहुत बड़ा नंबर देखने को आता है। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस मौजू पर मज़ीद हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, को भी डिस्कस करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे मनाया जा रहा है, यानी कि डूबने से बचाव का आलमी दिन। इसकी अवेयरनेस पर हम बात कर रहे हैं। डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी। हमारे यहाँ पर स्विमिंग जो है इट्स अ हॉबी, लेकिन इसको लग्जरी में लिया जाता है, और यहाँ पर स्विमिंग सीखने का या अगर इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनकी तरफ से सिखाए जाने का रुझान बहुत कम है। कुछ प्राइवेट स्कूल्स शायद सिखाते हों, या फिर क्लब्स वगैरह जो हैं। सो आपको नहीं लगता कि इसको मैंडेटरी होना चाहिए, स्विमिंग को स्कूल लेवल पर ही, और स्कूलों के लिए ये एक कंपलसरी चीज़ होनी चाहिए, और उसमें अवेयरनेस के हवाले से रेस्क्यू पंजाब क्या रोल प्ले कर सकता है?
आई थिंक ये आपकी बात सही है कि दो चीजें जरूरी होनी चाहिए। एक स्विमिंग लोगों को जरूर आनी चाहिए, और एक जब कॉलेज के स्टूडेंट्स हो उनको हम सही तरह से ड्राइविंग की स्किल्स जो है वो जरूर दें। तो ये बुनियादी दो स्किल्स हैं जो कि डेफिनेटली हमारे जितने भी लोग हैं उनको आती हो। तो ये लाइफ सेविंग वहाँ पे भी है, और ड्राइविंग भी एक बुनियादी चीज है जो कि सबको हमें अच्छी तरह और आलमी मेयार के ऊपर जो है वो सिखानी चाहिए। लेकिन हम जब अपने इलाकों में देखते हैं और हमारे पास जो लोग अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, तो हम देखते हैं कि जो भी दरियाई इलाकों में दरिया के साइडों पे रहते हैं, नहरों की साइडों पे रहते हैं, जनरली उन सबको एक बुनियादी स्विमिंग जो है वो आती है और वो तैरना जानते हैं, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने रहते ही उनके नेबरहुड के अंदर सारा ही पानी है, और वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली वो स्विमिंग जो है वो बचपन से सीखते हैं। तो लेकिन ये कि उनको किस तरह से सही स्टैंडर्ड सिखाई जाए, जिस तरह ड्राइविंग भी वैसे सीख लेते हैं लेकिन उसको उस मेयार के ऊपर सिखाना, इसी तरह स्विमिंग को भी सही तरह से उस मेयार पे सिखाना, वो ऑब्वियसली एक चैलेंज है, और उसको आई थिंक मोर एंड मोर हम इसके ऊपर जो है वो जितना हम सिखा लें वो कम है। लेकिन मैं आज वाइंड अप करते हुए जरूर, चूंकि आजकल ये 25 जुलाई के दिन जब ये आया है आलमी दिन, और इसी दिन हमारी सैलाबी सूरत हाल भी चल रही है, तो वंस अगेन मैं लोगों से अपील करूंगा जो शहरों में रह रहे हैं कि जब बारिश हो तो बहुत जरूरी हो तो बहुत निकले बाहर, वरना ऐसी सूरत हाल में ना निकले। और जहाँ पे पानी खड़ा हुआ हो, आपको नहीं पता कि नीचे क्या है, ऐसी सूरत हाल में उस एरिया को एंटर बिल्कुल ठीक ना है। करें। प्रिवेंटिव मेजर्स और आपको अपने लिए खुद ही लेने चाहिए, और दूसरा ये कि जब हम स्विमिंग की बात दरियाओं करते में और हैं नहरों में तो नहाने इसको से इन अवॉइड करें। जी, दरियाओं में नहरों से नहाने से खासतौर बिल्कुल पे ठीक हो सैलाब। गया। दरियाओं और नहरों में जाने से अवॉइड किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान नसीर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्विमिंग मैंडेटरी होनी चाहिए स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर एंड यूनिवर्सिटी लेवल पर। एक तो ये बहुत अच्छी हॉबी है, एक आपको ऑब्वियसली एक एक्सरसाइज करने का भी मौका मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके ऊपर अगर कहीं ना कहीं आप किसी सिचुएशन में ऐसी स्टक हो जाए जहाँ पर स्विमिंग ही आपकी जान बचा सकती हो, सो ऑब्वियसली ये स्किल है और इसको हर एक को लर्न करना चाहिए, जिसमें हमारे तालीमी इदारों का बुनियादी तौर पर किरदार होना चाहिए। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो ने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।